16 साल पहले जब लॉर्ड डाइगो की पत्नी न्यूनोकाता अपने पहले बच्चे को जन्म दे रही थी, तब लॉर्ड डाइगो को 12 शैतानों से की गई उस सौदे की याद आ रही थी जिसमें उसने अपने राज्य को महामारी से बचाने के लिए अपने होने वाले पहले बच्चे को उन 12 शैतानों को सौंपने का वादा किया था। और अब उस बच्चे का जन्म हो चुका है, लेकिन उसके शरीर के कई सारे अंग गायब हैं, जो इस बात का सबूत है कि उन 12 शैतानों ने लॉर्ड डाइगो से किए गए सौदे के मुताबिक उस बच्चे के शरीर से उसके अंगों को छीन लिया है। पर इसके बावजूद वह बच्चा अब भी जिंदा था, लेकिन उसके पिता के आदेश पर उस बेचारे बच्चे को उसकी किस्मत के भरोसे एक नदी में छोड़ दिया गया। और आज उस दिन से 16 साल बाद वह बच्चा, जो अब लड़का बन चुका है, डॉक्टर ज्यूकाई के बनाए हुए प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स के सहारे अकेले ट्रैवल कर रहा है। इसी दौरान कुछ आदमी एक बच्चे को, जिसका नाम डोरोरो है, एक चोरी के इल्जाम में पीट रहे होते हैं। पर तभी उन आदमियों पर एक कीचड़ वाला शैतान अटैक कर देता है और उन्हें खाने लगता है। पर वो शैतान जब डोरोरो की ओर बढ़ता है, तब वह ट्रैवलर लड़का अपने प्रोस्थेटिक आर्म्स में लगे ब्लेड्स से उस शैतान को मार डालता है। और उस शैतान के मरने के बाद उस लड़के का छिना हुआ स्किन उसे वापस मिल जाता है। और उधर हॉल ऑफ हेल में उन 12 शैतानों में से एक शैतान की मूर्ति पर लाइटनिंग गिरती है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि लॉर्ड डाइगो का दूसरा बेटा टोहोमारू शिकार के बाद जब अपने घर लौटता है, तो उसकी माँ को उसके लौटने की कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि वह आज भी 16 साल पहले जुदा हुए अपने पहले बच्चे के वियोग में दुखी है। इधर डोरोरो भी उस लड़के के साथ शामिल हो जाता है जिसे अभी अभी उसका स्किन वापस मिला है। पर वह अभी भी न बोल सकता है, न देख सकता है, न सुन सकता है और न ही कुछ महसूस कर सकता है। पर वह अच्छे और बुरे लोगों की पहचान कर सकता है, क्योंकि वह लोगों की आत्माओं का रंग देख पाता है और बुरे लोगों की आत्मा उसे लाल रंग की दिखाई देती है। इसके साथ ही उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और तलवारबाजी में महारत हासिल है। डोरोरो उस लड़के को एक गांव में ले जाता है जिसको बांडाई नाम की एक ब्यूटीफुल महिला रूल करती है। वह उन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक घंटी वाले शैतान को मारकर उस गांव के लोगों की जान बचाएं। वहीं पर उन्हें एक अंधा मॉन्क भी मिलता है जिसका नाम बीवा मारू है, और वह भी उस लड़के की तरह लोगों की आत्माओं का रंग देख पाने में सक्षम होता है, जिसकी वजह से उन लोगों को पता चल जाता है कि असल में उस गांव की रूलर बंडाई ही वह शैतान है जो लोगों को मारकर खा रही है। एक बेहद लंबे और इंटेंस फाइट के बाद वह लड़का बंडाई शैतान को मार ही डालता है, जिसके बाद एक और आत्मा घंटी लेकर वहां पर अपीयर हो जाती है, जिसके बारे में गांव वाले बताते हैं कि असल में वह उन लोगों की आत्मा है जिसे बांडाई शैतान ने पहले मार डाला था और वह एक गुड स्पिरिट है। इसके बाद पहले की तरह ही हॉल ऑफ हेल में एक और शैतान की मूर्ति के 2 टुकड़े हो जाते हैं और साथ ही उस लड़के के शरीर की नर्वस सिस्टम भी उसे वापस मिल जाती है, जिसके कारण वह अब सब कुछ महसूस कर सकता है। वह लड़का डोरोरो को बताता है कि उसका नाम हियाकू मारू है। इधर दूसरी ओर लॉर्ड डाइगो को एक आदमी इन्फॉर्म करता है कि साकाई क्लैन के लोग उनके अगेंस्ट वॉर की तैयारी कर रहे हैं। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां डॉक्टर ज्यूकाई ना ही सिर्फ बीमार लोगों का इलाज करता है, बल्कि उन लोगों के लिए प्रोस्थेसिस भी बनाता है जिन लोगों ने किसी एक्सीडेंट या वॉर में अपना कोई अंग खोया हो। डॉक्टर ज्यूकाई बहुत टाइम पहले लॉर्ड सीबा के लिए काम करता था। वह लॉर्ड सीबा के घायल दुश्मन सैनिकों को क्रूसीफाई करने का काम किया करता था, लेकिन एक दिन लॉर्ड सीबा के एक सोल्जर ने डॉक्टर ज्यूकाई के को मार डाला, जिसके बाद डॉक्टर ज्यूकाई ने लॉर्ड सीबा के लिए काम करना छोड़ दिया और सुसाइड करने के लिए समंदर में कूद गया। लेकिन कुछ विदेशियों ने उसे बचा लिया और विदेशियों से ही उसने प्रोस्थेसिस बनाना सीखा था ताकि वह लाचार लोगों की मदद कर सके। एक दिन उसे एक नदी के किनारे लॉर्ड डाइगो का छोड़ा हुआ बच्चा मिला, जिसे वह अपने घर ले आया। उसने उसके लिए स्पेशल प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स बनाया ताकि वह नॉर्मल इंसानों की तरह दिख और चल सके। उसने उस बच्चे का नाम हियाकी मारू रखा। जब हियाकू मारू ने पहली बार एक लिजर्ड शैतान को मारा था, तो उसका राइट लेग अपने आप ही रिजनरेट हो गया था, जिसके बाद डॉक्टर ज्यूकाई को समझ आ गया कि हियाकू मारू के बॉडी पार्ट्स को शैतानों ने चुराया है और आगे हियाकू मारू का और भी खतरनाक डीमन से सामना होगा। इसलिए उसने हियाकू मारू के प्रोस्थेटिक हाथों में ब्लीड्स भी इंसर्ट कर दिए थे। और फिर हम वापस प्रेजेंट डे पर आते हैं, जहां डोरोरो ओसुसी नाम की एक लड़की से बात कर रहा होता है जो अपने भाई को ढूंढ रही थी। इसी बीच हियाकू
मारू अपनी लाइफ में पहली बार बारिश की बूंदों को महसूस कर रहा होता है कि तभी वह एक डीमन सोर्ड को डिटेक्ट करता है और जब वह उसकी ओर भागता है तो देखता है कि एक आदमी ने उस सोर्ड को पकड़ रखा है। याकुमारू की उस आदमी से बहुत इंटेंस फाइट होती है पर वह आदमी याकुमारू को हरा रहा होता है, लेकिन फाइट के दौरान वह सोर्ड याकुमारू के प्रोस्थेटिक पैर में फंस जाता है जिससे याकुमारू उस आदमी को हरा देता है। डोरोरो याकुमारू के प्रोस्थेटिक पैर को जब लेने जाता है तो उस सोर्ड को छूते ही वह डीमन सोर्ड डोरोरो को कंट्रोल करने लगता है और उसे उस आदमी की ओर ले जाने लगता है। इधर ओसुसी को पता चलता है कि असल में वह आदमी उसका खोया हुआ भाई है। वह उसे अपने घर ले आती है पर वह आदमी केवल अपने सोर्ड को वापस पाने की कोशिश कर रहा होता है। उसे अपनी बहन से वापस मिलने में कोई खुशी नहीं हो रही होती। दरअसल उस डीमन सोर्ड की वजह से ओसुसी का भाई पूरी तरह से बदल चुका था और उसमें अपनी पुरानी जिंदगी की कोई भी याद नहीं बची थी। वह पूरी तरह से उस डीमन सोर्ड के काबू में था। इसी बीच याकुमारू डोरोरो से उस डीमन सोर्ड को छुड़वा देता है पर तभी ओसुसी का भाई उस सोर्ड को फिर से पकड़ लेता है और याकुमारू पर अटैक करने लगता है। पर इस बार याकुमारू उस आदमी को जान से मारकर उसके डीमन सोर्ड के टुकड़े कर देता है जिससे याकुमारू के कान उसे वापस मिल जाते हैं। याकुमारू को अपने नए मिले कान की वजह से आवाजों के चलते फोकस करने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। जब याकुमारू पर एक बर्ड डीमन अटैक कर देता है तो वह मरने ही वाला होता है पर तभी बीवामारू वहां पर आकर उसे बचा लेता है और याकुमारू को बताता है कि ये इलाका साकाई क्लैन का इलाका है, यहाँ उन्हें संभल कर रहना होगा क्योंकि उनकी आर्मी लॉर्ड डाइगो के अगेंस्ट वॉर करने के लिए यहाँ पर चारों ओर फैली हुई है। अगले दिन याकुमारू को साकाई टेरिटरी में एक नदी के किनारे एक मियो नाम की लड़की एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गाते हुए मिलती है। याकुमारू को मियो की आवाज बहुत प्यारी लगती है पर पिछली फाइट के चोटों की वजह से याकुमारू मियो के सामने गिर जाता है। मियो डोरोरो और याकुमारू को अपने साथ ले जाती है। मियो एक अनाथ लड़की होती है जो अपने तरह के कई अनाथ बच्चों के साथ एक उजड़े हुए मंदिर में रहती है और वह रात में अपने और उन अनाथ बच्चों के खाने के इंतजाम के लिए साकाई क्लैन के आर्मी के लिए प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है। इसी बीच बीवामारू को उन अनाथ बच्चों के लिए एक बेहतर जगह मिलती है, लेकिन उस जगह पर एक शैतान ने डेरा जमा रखा होता है। याकुमारू को जब ये बात पता लगता है तो वह अपने जख्मों की परवाह किए बिना उस शैतान से लड़ने चला जाता है। बीवामारू को याकुमारू की फिक्र होने लगती है क्योंकि उसके आत्मा का रंग धीरे धीरे शैतानी लाल हो रहा होता है। याकुमारू उस जगह पर पहुंचकर उस शैतान से फाइट करता है पर वह शैतान याकुमारू के असली पैर का निचला हिस्सा चबा जाता है जिससे याकुमारू दर्द से तड़प जाता है। उसी रात मियो ज्यादा पैसा कमाने के लिए साकाई क्लैन के एनिमी लॉर्ड डाइगो के ट्रूप्स के पास एज अ प्रोस्टिट्यूट चली जाती है पर इसी बीच डोरोरो को भी पता लग जाता है कि वो असल में किस तरह के काम करती है। इधर बीवामारू घायल याकुमारू को लेकर उनके रेसिडेंस में आता है। अब याकुमारू ने अपने पैर का आधा हिस्सा तो खो दिया है पर उसे अब उसकी आवाज वापस मिल गई है। याकुमारू मियो की मदद से धीरे धीरे बोलना और सुनना एडजस्ट करना सीख रहा होता है। इसी दरमियान याकुमारू और मियो दोनों एक दूसरे की ओर अटैक्ट हो रहे होते हैं और बीवामारू देखता है कि याकुमारू के आत्मा का लाल रंग धीरे धीरे फेड हो रहा है। याकुमारू के घाव पार्शियली ठीक होने के बाद वह उस शैतान को मारने के लिए फिर से चला जाता है और इस बार वह कामयाब हो जाता है और उसका पैर पूरी तरह से हील हो जाता है। शैतान को मारने के बाद जब याकुमारू और डोरोरो वापस मंदिर में लौटते हैं तो देखते हैं कि मियो बुरी तरह से घायल होकर मर चुकी है और लॉर्ड डाइगो के ट्रूप्स एक एक करके उस टेम्पल के सभी अनाथ बच्चों को मार रहे होते हैं क्योंकि उन्हें शक होता है कि मियो उनके दुश्मन साकाई क्लैन के आर्मी की जासूस है। यह सब देखकर याकुमारू गुस्से से पागल हो जाता है और सभी डाइगो ट्रूप्स को बुरी तरह से काट देता है पर डोरोरो को यह महसूस होता है कि याकुमारू खुद एक शैतान बन रहा है और वह उसके सामने आ जाता है जिससे याकुमारू थोड़ा शांत हो जाता है। इसके बाद डोरोरो मियो के हाथों में कुछ मुट्ठी भर चावल के दाने देखता है जो शायद उसने खेती करने के मकसद से खरीदी थी ताकि उन अनाथ बच्चों को कभी भूखा न रहना पड़े, पर शायद उन लाचारों की किस्मत में जिंदगी भर दुख और एक दर्दनाक अंत के अलावा कुछ न लिखा था। डोरोरो और याकुमारू उन सभी अनाथों को दफनाने के बाद फिर से अपनी यात्रा के लिए आगे निकल जाते हैं। दोस्तों यहीं पर इस एनिमे के फर्स्ट पार्ट का दी एंड होता है। यहाँ तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। इसका अगला पार्ट आपको आज ही शाम को इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो ध्यान रहे कि आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।